आपके क्या हो, आइडेंटिकल इन नेचर हो, मतलब सेम। जैसे मैंने कहा कि आपको पानी ऑफर किया गया तो वो कंटिन्यू उसी नेचर का पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्लास पानी दे दिया, सेकंड ग्लास आपको लेमन वाटर दे दिया, थर्ड ग्लास में आपको ऑरेंज जूस दे दिया, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की नेचर है वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस नेचर होनी चाहिए, और वो आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल या सिमिलर होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक हमने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो किन अजम्पशंस पे बेस्ड है और कैसे वर्क करती है। अब हम बोलेंगे कि ये मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग इन नेचर की होती है, गिरती हुई, डिक्रीजिंग होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था कि हमने 4 गिलास पानी यूज किया, फर्स्ट ग्लास से मुझे 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड ग्लास से मुझे 9 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, थर्ड पे मुझे 7 की मिली, और फोर्थ पे मुझे मान लीजिए 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल है, फर्स्ट पे आपको 10 मिल रही है, सेकंड पे आप जाओगे तो टोटल कितनी होगी 19, थर्ड पे आपके टोटल होगी 26, और फोर्थ पे आपके तो टोटल होगी 31। ये बढ़ तो रही है, यहां से 10 से ये 19 तो हुई, लेकिन क्या ये फर्स्ट वाले यूनिट पे हमें जो 10 के सेटिस्फेक्शन मिली थी सेकंड वाले पे उतनी मिल रही है, ये कम हो गई, ये 1 पॉइंट से कम हो गई, देन अगेन ये 2 पॉइंट से कम हो गई, और अगेन ये 2 पॉइंट से कम हो गई। तो ये बोल रहा है कि ये टोटलिटी में बढ़ रही है, लेकिन अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ये एक तरीके से क्या है, हर एक एडिशनल यूनिट पे एक पॉइंट की गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे ये जो गिर रही है, जो संतुष्टि हमें कम मिलती जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई क्यों होती है, वो इसलिए है कि आप जब कंजम्पशन अपना बढ़ाते हो, किसी एक चीज को यूज करने के लिए आप करते हो, तो आपको पहले पहले क्या होता है कि शुरुआत में उसकी तलब होती है, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बहुत ज्यादा खुशी से या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से उसको यूज करते हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसके एक सफिशिएंट क्वांटिटी यूज कर लेते हो, तो उसके बाद जब आपको और ऑफर की जाती है तो आपको ये लगता है कि हाँ मुझे जरूरत है, बिल्कुल मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो पहले वाली फीलिंग नहीं रहेगी उसमें। वो आप खुद अपने आप पर महसूस करके देखिए कि वो पहले वाला मजा दूसरे वाले में नहीं आएगा। और जब आप दूसरा यूज करोगे तो आपको एक लिटिल बिट की और आवश्यकता है, तो आपके पास जब तीसरी चीज ऑफर की जाती है तो आप ये बोलोगे ठीक है। तो वो अंदर से क्या है, वो एक भाव निकल करके नहीं आता, तो वो जो भाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अंदर की खुशी कम होती जा रही है उस चीज को यूज करके, तो उसी की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। और यही मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में बोला है कि हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो डिमिनिशिंग हो रही है। और ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ये बोलता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, मोर यूनिट्स को यूज करोगे, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है वो कीप्स फॉलिंग, वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसे हम इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बनाना है और हमने बनाना का जो क्वांटिटी है कंजम्पशन, एक दिन में अगर हम एक बनाना खाते हैं वो हमें 40 की सेटिस्फेक्शन देता है। जब हमने 2 बनाना यूज किए तो वो हमें 68 की सेटिस्फेक्शन देता है। धीरे धीरे कम होगा क्योंकि हमें पहले भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो हमने कहा कि अभी हम 40 रुपए दे करके भी बनाना खरीद लेंगे, तो हमने उसके लिए 40 रुपए तक की कीमत का प्लान बनाया। फिर सेकंड वाले के लिए हमने कहा कि नहीं मैं 28 में ही काम चला लूंगी, तो मैंने 28 रुपीज दिए। तो ये धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी है उससे मुझे संतुष्टि बढ़ तो रही है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ रही है। दूसरी चीज कि वो बढ़ेगी लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में आपने फर्स्ट वाले में रखा था। फर्स्ट से सेकंड में कम होगी, सेकंड से थर्ड में कम होगी। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जो है, ये देखिए 40 का 0 से थे आपको बहुत ज्यादा तलब लगी थी, भूख लगी थी, आपने एक बनाना खाया, आपको 40 रुपए तक की संतुष्टि मिल गई। सेकंड पे आप गए, आपने कहा कि मैं 28 देने के लिए तैयार हूं, तो आपको 28 की मिली। थर्ड में आपने कहा कि नहीं मैं 22 ही दूंगी, मुझे और रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो मैं 22 रुपए से ज्यादा नहीं दूं, देना है तो दे वरना मत दे। तो अब यहाँ पे 22 रुपए में आई। अब उसके बाद आई और 10 पे, आप और कम होते चलेगी, आपकी अंदर के जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको अंदर से संतुष्टि मिलती जा रही है। तो ये आपका क्या होता जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती भी है। लास्ट में एक लिमिट आएगी जब आप ये बोलोगे बस अब और नहीं। जिस वक्त आप ये कह दो अब और नहीं, वहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। इसका मतलब आपको उससे 1% सेटिस्फेक्शन
नहीं मिली है। जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं है, कुछ एडिशन हुआ ही नहीं है, तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। और अब उसके बाद में अगर आप और कोई कंजम्पशन करते हो तो वहां पर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। सेटिस्फेक्शन आपको आपके शरीर के लिए फायदा नहीं करेगा, बल्कि वो एक बनाना हो सकता है आपके लिए वॉमिट करवा दे। तो वहां पर आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में जा सकती है। ये तो हुई मार्जिनल यूटिलिटी की बात। अब अगर आप मार्जिनल का और टोटल यूटिलिटी का कंपैरिजन करो, एमयू और टीयू में कंपैरिजन करो, तो एक चीज आप नोटिस करोगे। पहली चीज क्या, ये तो जा रही है डिक्रीज, लेकिन ये क्या हो रही है, इंक्रीज। यहां तक, यहां पे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि 60 से 68 इंक्रीज हुआ है, देन ये 90 हुआ है और ये 100 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। हाँ ठीक है, इनका डिफरेंस कम हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है तो ज्यादा, पहले वाले से ये ज्यादा है कंपैरिजन में। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, प्लस में जा रही है, जब ये पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही जीरो हुई, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 100 से वापस 100 पे रह गया। इसका मतलब अब इसने बढ़ने वाली लिमिट पकड़ ली है कि यहां से ज्यादा अब नहीं बढ़ पाएगा। जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो मैक्सिमम पे पहुंच गए। ये बोला गया कि पहले वाले यूनिट पे, 4 यूनिट पे भी मैंने 100 की सेटिस्फेक्शन दी थी, 5 पे भी उतनी मिल रही है। इसका मतलब अब मैं और कंजम्पशन करूंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये मैक्सिमम हो गई एक तरीके से। ये क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, क्योंकि यहां से अब बढ़ना बंद है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा बस अब और नहीं, और हमने फिर कंजम्पशन कर लिया, तो हमारे उसके नेगेटिव इंपैक्ट आ गए। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या चली गई, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही वो नेगेटिव में कन्वर्ट हुई, हमें मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जैसे ही कम हुई, हमने ये बोल दिया कि टोटल यूटिलिटी में भी क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज आपको एडिशन में फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि आपको नुकसान होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो टोटल यूटिलिटी है वो भी बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि डायग्राम में आपको इजीली आप इसको नोट कर पाओगे। ये देखिए, यहाँ पे इसके कर्व दिए गए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का इंडिविजुअल दिया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, डिमिनिशिंग नेचर की थी, वो गिरती भी तो थी, लेकिन क्या थी, पॉजिटिव थी। ये प्लस का साइन पॉजिटिव थी। एक लिमिट आई जब वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो में कन्वर्ट हो गई, जहां पर हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, और उसके बाद में हमने और कंजम्पशन किया तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। ये तो हुई मार्जिनल यूटिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड हम देखें टेबल में, टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड क्या था कि वो पहले इंक्रीज कर रही थी, भले ही वो डिफरेंस कम हो, लेकिन वो क्या था, इंक्रीजिंग था। फिर एक पॉइंट आया जब उसने चेंज नहीं किया, वहीं के वहीं स्टेबल हो गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया। और देन आफ्टर ये वापस नीचे की तरफ फॉल कर गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये तो हुआ इनका इंडिविजुअल कर्व। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में मिला दूं, तो ये वाला कर्व हमारे सामने आएगा। इसमें आप कंपैरिजन कीजिए दोनों टेबल को एक साथ। हमने टेबल में 2 रो देखी थी, टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल की। उन दोनों रोज को देखते हुए हम इस डायग्राम पे देखेंगे कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गिर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर अभी पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी ने जैसे ही जीरो को टच किया, टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट के ऊपर आकर के मैक्सिमम हो गई, उसके आगे उसने बढ़ना बंद कर दिया है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ने अपने आप को नेगेटिव किया, वो माइनस में जाने लगी, तो टोटल यूटिलिटी ने बढ़ने की बजाय क्या किया, मैक्सिमम पॉइंट को पकड़ करके वापस डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है कि MU 0 देन TU मैक्सिमम, MU पॉजिटिव देन TU इंक्रीजिंग। ओके, और MU जब नेगेटिव है तो TU क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहां तक ठीक है। ये इनका रिलेशनशिप है जो आपको ऊपर इस डायग्राम से जस्ट ऊपर पॉइंट्स के अंदर लिखे हुए हैं, उनके अंदर आपको ये 3 रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है। और इसके साथ एक चीज आप ये नोटिस करोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी में तीनों सिचुएशन आ गई, ये प्लस में भी है, ये माइनस में भी है, और ये जीरो में भी है। इसका मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों सिचुएशन में होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी प्लस में ही होगी, लेकिन वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो सकती है, जो वो डिपेंड करता है मार्जिनल यूटिलिटी का ट्रेंड क्या है। ये तो हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस है कि मार्शल साहब ने अजम्पशंस रख करके अपने लिमिटेशंस लो तो बना दिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होगी, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। तो उसमें कमियां क्या निकल करके आई, उसमें कमी ये निकल करके आई कि ये जो अजम्पशंस जिनके ऊपर ये बेस्ड है,
उन्हीं में कमियां निकाली। इन्होंने बोला कि आपने बहुत सारी चीजें फिक्स कर दी, ऐसा होता थोड़ी है। तो वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि मार्शल जी ने बोला कि हमारा प्रोडक्ट वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब वो एक ही नेचर का होना चाहिए, उसमें सिमिलर मतलब फीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट में आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या कंज्यूमर हमेशा एक ही चीज को यूज करेगा? हो सकता है उसकी हैबिट में चेंज आ जाए, हो सकता है उसकी इनकम में चेंज आ जाए। जहां पर वो थक हार कर एक गिलास पानी पी रहा था, हो सकता है वो वहां पर जूस भी पी सकता है। तो उसके टेस्ट में चेंज आ सकता है, उसकी इनकम में चेंज आने से वो अपने चीजों को चेंज कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो आइडेंटिकली हो, होमोजीनियस हो। नहीं, प्रोडक्ट किसी भी नेचर का हो सकता है। अब स्टडी करूं, ये बोल रहे हैं कि नहीं सेम रख के तो कोई भी स्टडी करेगा, प्रोडक्ट हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो इनको चेंज करो फिर स्टडी करके बताओ, तब हम माने। ये आपके लो में कमी है कि आपने प्रोडक्ट को सेम मान लिया। सेकेंड ये बोलते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, कि भी अब कोई जरूरी है प्यासे व्यक्ति को हमेशा एक गिलास वाटर पानी मिल जाए, हो सकता है वो एक स्पून में मिले, हो सकता है कि वो और बड़ी क्वांटिटी में मिल जाए। तो डिपेंड करता है कि उसके आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। ये कहना कि वो हमेशा कंजम्पशन स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर ही करेगा, एक सफिशिएंट यूनिट में करेगा, ना कम ना ज्यादा, तो ये एक प्रॉपर अजम्पशन नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है हर वक्त कि आपको हमेशा क्या हो, एक सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल हो जिसे आप यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। अगर आप रेगिस्तानी इलाके में हो जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहां पे आपको बूंद बूंद से भी प्यास बुझाने की कोशिश करनी पड़ सकती है। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो एक मटका ही चाहिए या मुझे तो फ्रीज की बोतल चाहिए, नहीं कह सकते। तो ये डिपेंड करता है कि इस कहाँ पर आप खड़े हैं और किस सिचुएशन में है। आपका ये कहना मार्शल साहब का कि भी कंजम्पशन हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट का होना चाहिए, ये संभव नहीं है। ये लो जो एप्लीकेबिलिटी है ये प्रॉपर नहीं है। फिर बोलते हैं कंटिन्यूस कंजम्पशन, कोई जरूरी है कंटिन्यूस कंजम्पशन हो? कोई जरूरी है? मार्शल ने माना मार्जिनल यूटिलिटी का कंपैरिजन तभी संभव है कि वो कंटिन्यू हो, लेकिन उन्होंने अपने लो के लिए ये बेस माना। पर क्या ये जरूरी है कि हर एक चीज का कंजम्पशन कंटिन्यू ही किया जाए? मे भी पॉसिबल आपको एक गिलास पानी पीने से संतुष्टि मिल गई थी उस वक्त थोड़ी बहुत, आपने सोचा कि नहीं दूसरा गिलास में 1 घंटे बाद में पीऊंगा या आधे घंटे बाद पीऊंगा, तो पी सकते हो ना, वो आपकी इच्छा है। कोई जरूरी है कि हम ये बोलेंगे कि नहीं भी मुझे ये चेक करना है कि देखो पहले गिलास पीने में मुझे ये संतुष्टि मिल रही थी, दूसरे गिलास पीने में मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, अब मैं तीसरा पे पी के चेक करूंगा? जरूरी है? नहीं है ना। तो ये बोलते हैं कि ये असम्पशन मान के चले कि नहीं आप कंटिन्यू ही यूज करो, ये कोई सही एजम्पशन नहीं है। यहाँ पे टाइम गैप हो सकता है, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद में भी चीजों को यूज किया जा सकता है। द लॉ फेल्स इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। इसमें यह बोला गया था कि लॉ ने यह कहा कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते हो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। ये हमने लॉ का क्रक्स पढ़ा। तो ये बोल रहा है कि अगर प्रेस्टिजियस गुड्स जो हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं या जो बहुत ज्यादा अमूल्य वस्तुएं हैं, उनकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती है, हमारे पास उनका संग्रह जैसे जैसे बढ़ता है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन कम की बजाय ज्यादा मिलती है। हमें असीम आनंद मिलता है जब हमारे पास, मान लीजिए हमारे मम्मी के पास गोल्ड है की ज्वेलरीज होती हैं, हमारी मम्मियाँ गोल्ड की ज्वेलरी यूज करती हैं, और अगर उन्होंने उस ज्वेलरी को, मान लीजिए उनके पास एक नेकलेस था और उनको उससे खुश थी वो कि एक नेकलेस है, लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई नई डिजाइन आई और उन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे एक और नेकलेस चाहिए, ये लेटेस्ट डिजाइन वाला है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिल जाए तो मजा आ जाए, उनके पास वो क्वांटिटी बढ़ी लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन कम हुई नहीं, उनको दूसरे वाले में से ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हाँ एक मेरे पास ट्रेडिशनल वे का हो गया, एक मेरे पास मॉडर्न वे का हो गया, मैं ज्यादा खुश हूँ। तो वो पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ, ज्यादा खुश है, ज्यादा सेटिस्फाइड है, उनका लालच बढ़ गया है, उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बोलता है कि जो प्रेस्टीज गुड्स होती है, प्रेस्टीजियस गुड्स होती है, जो महंगी वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब ये बोल रहा है कि आपने ये तो कह दिया कि एक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, कंटिन्यू कंजम्पशन में कर रहे हो, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं है, बाकी सबको आपने कांस्टेंट माना है। अगर ये ऐसा है तो क्या इस बात से आप डिनाई कर सकते हो कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल है? नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के या मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट्स के कोई सब्स्टिट्यूट होगा और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब इन दो वर्ड्स पे हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। इनका आगे भी जिक्र होगा, ये बार बार आपके सामने आएगी, इसलिए इनको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूट तो बोलता है कि रिप्लेस कर देना,
किसी चीज को रिप्लेस कर देना। अगर आप किसी एक चीज को यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपकी चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आपकी इच्छा को, हो सकता है उसकी कीमत बढ़ गई हो सकता है उसकी क्वालिटी गिर गई हो सकता है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई हो। और ऐसे में अगर आपको उस चीज की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई दूसरी कमोडिटी मिल गई है, आपकी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई दूसरी कमोडिटी मिल गई है, तो इसका मतलब उस सेकंड वन ने फर्स्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह पर आकर खड़ी हो गई। तो इसे हम क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि अगर टी और कॉफी का एग्जाम्पल लिया जाता है, मोस्टली सब टी और कॉफी का एग्जाम्पल इसमें लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप टी यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब चाय की अब कीमत बढ़ गई, तो आपको लगता है कि मैं इतनी महंगी चाय खरीदूं, चाय हम क्यों पीते हैं, हमारा आलस उड़ाने के लिए, तो क्यों ना मैं कॉफी पी लूं, नींद तो उससे भी उड़ जाएगी। रात को लेट नाइट पढ़ना है, मैं कॉफी पीऊंगा तब भी नींद उड़ जाएगी, तब भी मेरी एफिशिएंसी बनी रहेगी, तो क्यों ना मैं चाय की कीमत ज्यादा पे करूं, इससे बेटर मैं कॉफी पी लूं। तो यहाँ पे कॉफी ने टी को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये तो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनमें लगभग उनका फीचर सेम होता है, उनका रिजल्ट सेम आता है और वहां पर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती है वो होती है रिलेटेड, एक दूसरे से वो क्या होती है, रिलेटेड होती है। जैसे कि कार और पेट्रोल, क्या पेट्रोल के बिना गाड़ी चल सकती है? अगर वो पेट्रोल सपोर्टेड कार है तो, अगर डीजल वाली है तो डीजल से चलेगी, पेट्रोल वाली तो पेट्रोल से चलेगी। तो मान लीजिए कोई कार आपके पास अवेलेबल है और वो पेट्रोल से चलती है। अमेज की मैं बात करूं, होंडा अमेज आपके एक मॉडल उसका पेट्रोल का भी आता है। तो ये बोल रहा है कि होंडा अमेज का पेट्रोल मॉडल आपके पास अवेलेबल है और आपको पेट्रोल अगर चाहिए, कार आपने खरीद ली तो अब आपको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कोई भी चेंज होता है, पेट्रोल की कीमत में कोई भी चेंज होता है तो कार के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लोग जो खरीदने के लाइन में खड़े हैं कि कार खरीद लूं मैं, आजकल कार लोन बहुत मिल रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि कार लोन ले लूंगा और कार खरीद लेता हूं, हर घर के सामने आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी। तो ये पर लेने से पहले वो सोचेगा कि मैं आज एक बार तो 3 लाख 4 लाख में सस्ती गाड़ी ले लूंगा, लेकिन हर बार मेरे पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं। तो यहां पर ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर मैं ये कहूं कि कार खरीदने के बिना आपने कहा कि मैं पेट्रोल तो लेके रख लेता हूं, कार खरीदेंगे तब देखेंगे, कार लेनी होगी तो ले लेंगे, पेट्रोल तो लेते, वो पेट्रोल क्या यूज आएगा, किसी को जलाना थोड़ी है उसको, हमें तो गाड़ी के लिए यूज करना है। तो ये कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो एक दूसरे की पूरक होती है, मतलब एक प्रोडक्ट का यूज करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपको होती है। या यूं कह दूं कि जैसे कि इससे भी और इजी एग्जांपल लेते हैं टी और शुगर का। चाय बना रहे हो, क्या बिना चाय चीनी के चाय अच्छी लगती है? हाँ, जिनको डायबिटीज है भी उनकी मजबूरी है, लेकिन बिना चीनी के चाय अच्छी नहीं लगती। तो ये शुगर एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया टी के अंदर, वो उसके अंदर रिक्वायर्ड हो गया, एंसिलरी हो गया। तो ये दो गुड्स की नेचर होती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल होती है और उस प्रोडक्ट को जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। तो इसने इन चीजों को भी इग्नोर कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं ये सब स्टॉप कर दो, इनको कांस्टेंट कर दो। तो ये बोलते हैं कि जो इनके क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला कि रिलेटेड गुड्स की जो नेचर है इसको भी इन्होंने क्या बोल दिया, अपसेंट्स कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता, इनका इम्पैक्ट भी मार्केट में पड़ता है। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, कहां तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, किस लेवल तक वो पैसे खर्च करके उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, वो चीजें मेजर करनी है हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यहाँ पे ये बोलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50 रुपए में मिल रहा था, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी और आप मार्केट में ये सोच के गए थे कि मगर ये प्रोडक्ट अगर मुझे 100 रुपए में मिला तब भी मैं ले लूंगा, पर मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। 100 रुपए देने के लिए आप तैयार थे, आप 100 दोगे, फिर
80 तक आओगे, फिर आप सोचोगे और प्रोडक्ट पे आप कम होते आओगे। आपने फर्स्ट यूनिट के लिए 100 रुपए देने के लिए सोची, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, आपको क्या लगेगा कि आपका सेटिस्फेक्शन भी लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, आप जो विलिंग टू पे है वो आपका कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मार्केट में जो कीमत है उतना ही आप अदा करना चाहते हैं। आप ये बोलोगे कि देख भाई ठीक है, 50 रुपए की चीज है, 50 रुपए ही दूंगा। मैं पहले 60 रुपए दे रही थी, उस पर पहले मैं 70 रुपए दे रही थी, लेकिन अब मैं यह बोल रही हूँ कि नहीं, मैं 50 की 50 ही दूंगी, इससे ज्यादा के तो 1 रुपया नहीं। तो अब जो ये पॉइंट आएगा जहां पर हमारी पे करने की जो इच्छा है या हम जितना उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए दे सकते हैं वो और जो प्राइस है वो इक्वल हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि उस पॉइंट पर आकर के हम हमारा कंजम्पशन रोक देंगे, हम ये बोलेंगे कि हाँ इतनी क्वांटिटी तक हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो अब हमारे प्राइस के बराबर आ गई है। अब हमने और बढ़ाई तो हमें संतुष्टि कम मिलेगी जबकि हम ज्यादा पे करके आए हैं। अगर हमें संतुष्टि ज्यादा मिल रही है प्राइस पे करने से तो वो अच्छा है, लेकिन प्राइस जितनी है अगर उससे कम संतुष्टि मिलेगी वो सही नहीं है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो वो बेटर है। अब इस डायग्राम में आप ये नोटिस कीजिए कि सबसे पहले कि कोई प्रोडक्ट था, उसकी पी प्राइस थी, उसकी प्राइस कितनी थी, पी। अब मान लीजिए आप उसके, ये पी प्राइस की कीमत है 50 रुपए की कीमत थी किसी प्रोडक्ट की। आप बैठे थे कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पे 100 रह गए। उसके बाद आपने जैसे ही क्वांटिटी यहाँ इन दो जगहों पे और आया तो आपने कहा कि मैं अब 80 देने के लिए तैयार हूं और यहाँ पे मैं 65 देने के लिए तैयार हूं। आपने एज्यूम किया कि अगर मैंने फर्स्ट क्वांटिटी ली, फर्स्ट यूनिट लिया तो मैं 100 रुपए दूंगी, उसके बाद सेकंड यूनिट पे स्विच करने के लिए मैं 80 रुपीज दूंगी, थर्ड यूनिट पे जाने के लिए मैं 65 यूनिट दूंगी और फोर्थ पे आते आते मैं 50 रुपए ही दूंगी। हाँ भाई ठीक है, मुझे इतने की रिक्वायरमेंट है, ये 50 में मुझे कहीं भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब ये 50 पे आके रुका, जहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी कर रहा है, जो नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, डिमिनिशिंग, डिक्लाइन करता है। तो ये डिक्लाइन करता हुआ आ रहा है और आपकी कीमत एक फिक्स थी, तो उस कीमत ने जब मार्जिनल यूटिलिटी को कट किया तो वो पॉइंट जो आया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। कस्टमर वहां पर अपने आप की कीमत, अपने प्रोडक्ट की कीमत और उतना जितना वो देना चाहता है वो दोनों इक्वल हो गया। उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वहां पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, उससे ज्यादा उसे और संतुष्टि नहीं मिल सकती थी। अब अगर प्राइस में चेंज कर दिया जाए, अगर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज कर दिया जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा। मान लीजिए प्रोडक्ट की प्राइस 50 की बजाय 35 हो गई, ये 50 की जगह 35 हो गई, प्रोडक्ट की प्राइस 35 हो गई। इसका मतलब आप 35 तक और कंज्यूम करना चाहिए। आपको क्या लगेगा, मैं इस प्रोडक्ट के 50 देने के लिए तैयार थी लेकिन ये मार्केट में 35 में मिल रहा है, इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, 15 का फायदा हो रहा है, मैं क्यों ना इसको लेके रख लूं। आज मुझे अगर 4 ही यूनिट की जरूरत है तो ये 5वां यूनिट मेरे बाद में काम आ जाएगा, क्या पता बाद में क्या भरोसा कीमत बढ़ जाए। हो सकता है ऐसा, मार्केट में चेंजेस हो सकते हैं प्राइस में अप और डाउन। तो हम ये अगर मान के हम इसके और क्वांटिटी लेंगे, हम ये बोलते हैं कि भाई हमें इससे और संतुष्टि मिल सकती है, हमें अभी क्या 15 रुपए का अभी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या ज्यादा है, हमें ये लग रहा है कि हम 15 रुपए तक का फायदा लेके चल रहे हैं। 35 की प्रोडक्ट को अगर 35 से तक खरीदा जाता है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा मैं देने के लिए तैयार हूं और वो मुझे कम में मिल रहा है, इसका मतलब मुझे ज्यादा खुशी मिल रही है कि भाई मैं सस्ता खरीद के लाई हूं। तो यहाँ पर ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा और इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जैसे ही प्राइस गिरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि कम कीमत पर मैं ज्यादा परचेज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा लेवल ऑफ इक्विलिटी में और कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो भी मूव ऑन कर जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस हो जाए। अगर यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो गई है तो वहां पर कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। डिमिनिशिंग के लिए हमने बोला कि जो गिरती हुई है वो डिमिनिशिंग है, और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, इक्वी नाम से पता चला इक्वल है। कोई भी क्वांटिटी आप किसी भी प्रपोर्शन में यूज करो, आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी
मार्जिनल यूटिलिटी उसकी क्या है, इक्वल है। हर एक कॉमोडिटी पर, हर एक यूनिट पर आपने जो पैसे खर्च किए हैं उससे मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, इक्वल है। और उस इक्वलिटी को ही हम क्या बनेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें कुछ भी और नया चेंज नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि जो भी आप डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज यूज करना चाहते हैं उनके ऊपर आप जो भी प्रपोर्शन में पैसे खर्च करेंगे, जिस कीमत में आप उस प्रोडक्ट को लेंगे, उन सभी से मिलने वाली जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। उसमें कोई चेंज नहीं है, ना अप और ना डाउन। नेक्स्ट आपका आता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि कंज्यूमर जहां तक फायदे में है वो कंज्यूमर का सरप्लस है, वो कंज्यूमर का फायदा है। ये कॉन्सेप्ट भी किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दी। उन्होंने ये बोला कि कंज्यूमर सरप्लस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कस्टमर को फायदा हो रहा, वो कंज्यूमर सरप्लस है, मतलब कंज्यूमर प्लस में है। फायदा कब हो सकता है, अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट जितने वो देना चाहे उससे कम में मिल जाए तो उसको फायदा है। जैसे अभी जस्ट पहले हम देख कर आए कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में 50 रुपीज का अवेलेबल था, कस्टमर उसके लिए 100 देना चाहता है, इसका मतलब वो अपनी जेब में ये सोच के आया कि ये 100 रुपए में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च करूंगा, और वहां पे सिर्फ 50 रुपए लगे तो वो 50 रुपए बचा के लिए आया। जो वो 50 रुपए बचा के लाया है ना, वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है। वो एक तरीके से उसका फायदा है कि उसको पैसे एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़े। तो इसे अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना कस्टमर पे करने के लिए रेडी है, कि वो जितना देने के लिए इच्छुक है वो, और जितना वो एक्चुअल में पे करके आया है वो, उसका डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट ए कस्टमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, एक्चुअल में कितना पे कर रहा है और कितना देने के लिए विलिंग है, उनका डिफरेंस क्या है, वो है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। उसका एक क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन इक्वेशन को। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी रादर देन गोइंग विदाउट इट, और व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो कितना रेडी टू पे है, वो देने के लिए इच्छुक कितने का, कितना वो अपनी जेब से वाकई में खर्च करके आया है, वो प्लस में है तो कंज्यूमर सरप्लस होगा। कस्टमर जितना देना चाहता है उससे कम में अगर चीज लेकर के आ गया तो वो फायदे में है, कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है। सेकेंड हम इसको बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस प्राइस, उनका डिफरेंस। हमें अभी हम थोड़ी देर पहले ये बोल के आए कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में एमयू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है प्राइस के। इक्विलिब्रियम होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से बराबर होती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होने पे इक्विलिब्रियम आता है। इसका मतलब जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन पी है वहां तक उसका सरप्लस है, वहां तक वो ज्यादा है, वहां तक उसकी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन नहीं आई, इसका मतलब वो ज्यादा फायदे में है कस्टमर। तो ये बोल सकते हैं हम कि मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस से जो डिफरेंस है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। थर्ड आता है यूज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपको उसको यूज करने पर आपको लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगी और उस यूज करने पर मुझे इतनी वैल्यू की क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैं इस प्रोडक्ट पे इतने रुपए का यूज ले सकती हूँ। और वहीं पर आपने एक्चुअल में उसको एक्सचेंज किया, आपने पैसे का उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो एक्सचेंज किया वो आपने कम किया। तो आपने जितना कम पे किया है और जितना आप दे सकते थे उतने का डिफरेंस क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। और लास्ट आपका पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। पोटेंशियल प्राइस कुछ नहीं होती, पोटेंशियल प्राइस वही होती है जो रेडी टू पे होते हैं, उसी के लिए एक टर्म और यूज की जाती है पोटेंशियल प्राइस। व्हाट है, कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जो हम ये लाइन यूज करते हैं रेडी टू पे, उसके लिए बोलता है कि इसको हम पोटेंशियल प्राइस बोल सकते हैं कि जो वो देने के लिए तैयार है। वो कौन सी प्राइस होती है, पोटेंशियल प्राइस होती है। तो अगर पोटेंशियल प्राइस और एक्चुअल में जो पे किया है उनका डिफरेंस देखा जाए तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये एक अलग अलग तरीके हैं कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करने के। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस कौन सा पार्ट है। सबसे पहले ये टेबल दी हुई है। टेबल में देखते हैं कि जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज किए, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 to 6 गए तो यूनिट्स इंक्रीज हुए। यूनिट इंक्रीज होने पे प्रोडक्ट की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो 20 रुपीज का पर प्रोडक्ट है, तो वो 2 यूनिट पे 20 रुपए में मिलेंगे। मार्केट में सेलर ऐसे थोड़ी ना है कि हाँ इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है भाई तो 1 रुपए कम दे दे, इसकी एक और क्वांटिटी बढ़ाई, ठीक है तो 1 रुपए और कम दे दे, ऐसा नहीं होता। वो उसकी फिक्स प्राइस है,
प्राइस है, एमआरपी पे जो लिखा हुआ है वही आपको अवेलेबल करवाएगा। तो हमने इसने बोला कि एक ऐसा यूनिट था जिसकी कीमत 20 रुपए थी मार्केट के अंदर, और उसकी हमने अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप जब पहला यूनिट खरीदने के लिए गए तो आप सोच के गए थे कि ये प्रोडक्ट मुझे 30 रुपीज में मिलेगा, या फिर मैं इसके लिए 30 रुपए तक के लिए अगर मुझे मिलता है तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आपने ये बोला कि मुझे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो 30 की है। फिर एक यूनिट आपने ले लिया, फिर आपको लगा कि हाँ मुझे और यूनिट्स की आवश्यकता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, तो आपने इस पे 2 रुपए और कम कर दिए। आपको लगा कि अब मुझे 26 में मिल जाए तो बेटर है, फिर आपने कहा 24 में मिल जाए, देन 22, और देन एट लास्ट 20 में आपने 6 यूनिट पर आते आते आपने ये कह दिया कि हाँ अब मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं इसके 20 रुपीज ही देना चाहूंगी, मुझे और इससे ज्यादा पे करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है। स्टार्टिंग का हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगेन मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन बढ़ने से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वहां पर कंज्यूमर सरप्लस निकला, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो 30 और 20 का डिफरेंस 10, 8, 6, 4, 2 और 0। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया, इसका जहाँ पे प्रॉफिट जो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल है, और कस्टमर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कस्टमर को कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो देना भी इतना ही चाहता है और वो देके भी इतना ही आए। इसका मतलब उसने अपने अंदर का एक्स्ट्रा क्या बचा लिया, उसकी जेब में पैसे तो बचे नहीं ना एक्स्ट्रा, जितना वो देना चाहता था उतना दे आया। अगर वो ज्यादा देना चाहता था और कम दे के आता है तब वो उसकी जीत हुई कि उसने 10 रुपए बचा लिए, ऑटो के काम आ जाएंगे, टैक्सी में बैठ जाएगा। तो वहां पे ये बोल रहा है कि जितना वो देना चाहता है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जितने की वो सेटिस्फेक्शन ले रहा है और जितना एक्चुअल में वो पे करता है, उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस है। इसे आप डायग्राम में ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको प्लॉट किया गया है। यहाँ पे हमने अभी थोड़ी जो बोला था कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, ये क्या पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में प्राइस इतनी है और यहाँ तक आप देने के लिए तैयार है। धीरे धीरे जैसे मान लीजिए अभी हमने टेबल पढ़ी, ये 30 और ये प्राइस है 20। अब आप इसको ये कह सकते हो कि ये 28 का पॉइंट है, देन 26, ये 24, ये 22 और यहाँ पे आ गए आप 20 पे। तो कुल मिला के ये जो डिक्रीजिंग है ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, ये क्या हो गया, MUX मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, जो डिक्रीजिंग वे में है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया। सेकंड चीज ये कि यहाँ तक आपके प्रोडक्ट की प्राइस थी, तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आप देने के लिए तैयार थे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत महसूस होती है, क्यों लोग कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं। जो सेलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो फर्म होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो सब भी कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज उनके बहुत सारे डिसीजंस इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि कस्टमर कितना देने को तैयार है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर रिलेट करते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगर आपको बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये देखोगे कि कितना आप उस प्रोडक्ट से कमा सकते हो, कि वो प्रोडक्ट कितना आपको ला करके देगा और कितना आप एक्चुअल में उसकी कॉस्ट पे कर रहे हो। मतलब प्रोडक्ट को जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप लेकर के आ रहे हो, उसके ऊपर आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, 1 करोड़ की कीमत उसकी है, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, कस्टमर इस तरीके के प्रोजेक्ट से संतुष्ट हो जाता है और वो वहां पर मुझे 1.5 करोड़ तक की कमाई दे सकता है। अगर 1.5 करोड़ की कीमत की आपको उम्मीद है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं प्लस में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कस्टमर इतने कॉस्ट मेरी कवर नहीं करवा सकता, तो वहां पर ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंज्यूमर सरप्लस से इफेक्ट होता है। एक आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कितना लगाया जाए। कॉमोडिटी टैक्स लगता है, टैक्स आप आगे आईपीसीसी में भी पढ़ोगे। और नेक्स्ट आपकी जो और क्लास, जो भी आपका सेकंड एग्जीक्यूटिव लेवल का, इंटर लेवल का जो भी पार्ट आएगा आपका, आप ये जो इंटरमीडिएट की जो लेवल की एग्जाम होती है उसके अंदर आपका टैक्स का पार्ट आ जाता है कोर्स के अंदर। और टैक्स का पार्ट ये होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों के ऊपर एक फिक्स चार्ज लेती है कि भी इस कीमत की कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप हमें 1%, 2% हमें दो। तो गवर्नमेंट ये डिसीजन कैसे लेगी, गवर्नमेंट ये डिसीजन कस्टमर को ध्यान में रखते हुए लेती है कि कस्टमर, मान लीजिए अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये है और उसको गवर्नमेंट को लगता है कि कस्टमर देने के लिए तैयार है और सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट 8 रुपीज में आया, तो 2 रुपए का सप्लायर फायदा कमा रहा है,
गवर्नमेंट ये बोलेगी इस 2 रुपए में मुझे 1% मुझे दे दो, इस 2 रुपए का 1% मुझे दे दो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये डिसाइड कैसे करेगा? वो पहले ये देखेगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदने को तैयार है, उसके हिसाब से वो उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं, और प्राइस डिसाइड करने के बाद वो उस पर टैक्स लगाने का डिसीजन ले पाते हैं। एक आता है आपका सेटिंग प्राइस। कोई बिजनेसमैन है, वो भी प्राइस सेट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट की, तो वहां पर भी उसको कंज्यूमर सरप्लस देखना होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की 20 कीमत थी, अभी हमने जस्ट पहले जो डिस्कस किया, और कस्टमर 30 देने को तैयार था, तो बिजनेसमैन के पास ये एक ऑप्शन हो गया, या वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो इस प्रोडक्ट की कीमत 25 कर सकता है। वो इसकी कीमत 25 कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर 30 देने के लिए तैयार है। इसका मतलब अभी भी वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जितना कस्टमर दे रहा है, अगर उससे कम में प्रोडक्ट मिल रहा है तो कस्टमर उसके पास जरूर आएगा। तो इसी का फायदा बिजनेस मैनेजर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्राइस का डिसीजन लेने के लिए भी कंज्यूमर सरप्लस एक बेटर ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। और कस्टमर की वेलफेयर को मेजर करने के लिए भी, मेजर ऑफ द वेलफेयर, कस्टमर के जो कि भी उसको कितना कल्याण हो रहा है, उसका वेलफेयर कितना हो रहा है, ये कैसे मेजर करेंगे? अब इसको मेजर करने के लिए ये बोला जा सकता है कि कस्टमर जहां 30 रुपए देना चाह रहा था, वो उसे 20 रुपए में ही मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर ने 10 रुपए बचाए हैं, कस्टमर को फायदा है। इसका मतलब कंज्यूमर का क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है। उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब उसको नुकसान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये हम कंज्यूमर सरप्लस मेजर करके ये चीज चेक कर सकते हैं कि उसको कितना वेलफेयर हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ लिमिटेशंस की कि कंज्यूमर सरप्लस की क्या लिमिटेशंस है। कंज्यूमर सरप्लस की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। हर एक इंसान पे करने के लिए उसकी विलिंगनेस अलग अलग होती है, तो हमें ये डिफिकल्ट टू मेजर होता है। और जो नेसेसरी की जो गुड्स होती है, जो नेसेसरी की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए आपको खाने की रिक्वायरमेंट, आपको भूख लगी है और आप उसके लिए पे करना चाहते हैं, आपको वही जो 10 रुपए की जो रोटी है वो 100 रुपए में मिल रही है, आप पे कर दोगे। अगर वो 1000 में मिलेगी तब भी आप पे कर दोगे, क्योंकि आपको भूख लगी है और आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई नेसेसरी की चीज है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आप कितनी भी कीमत अदा करने के लिए उसके लिए तैयार है, फिर वो एक्चुअल में आपको कितने में मिले उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप एक इनफाइनाइट लेवल तक उस पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। एक 10 रुपए की चीज के लिए आप 1000 रुपए देने के लिए तैयार है। तो ये बोल रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस नेसेसिटी के केस में क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कंज्यूमर सरप्लस अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए कि कंज्यूमर सरप्लस हमने 30 और 20 का कंपैरिजन किया था, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और वो 15 रुपीज में ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस और चेंज हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 20 से कंपैरिजन करो, वहां पे 15 से कंपैरिजन होगा। तो ये बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है वो कंज्यूमर सरप्लस के कैलकुलेशन में इंपैक्ट डालती है। कोई भी सिंपल रूल नहीं है प्रेस्टीज वैल्यू के जो आर्टिकल्स है उनका यूटिलिटी मेजर करने का। अगर किसी के पास डायमंड है, उसकी यूटिलिटी तो क्या है? उसकी देखा जाए तो वो यूज क्या आएगा? वो यूज तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो कितनी मिलती है वो कैसे मेजर करोगे? क्योंकि उसका कोई यूज नहीं ले रहा वो। तो यहाँ पर उनको जो प्रेस्टीज वैल्यू की जो गुड्स है उनके यूटिलिटी को मेजर करना थोड़ा सा हार्ड होता है, टिपिकल होता है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर सरप्लस में प्रॉब्लम्स आती है। और ये जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, दिस अजम्पशन इज अनरियलिस्टिक। ये माना था हमने मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते वक्त कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मनी को हमने क्या बोला था कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें भी फ्लक्चुएशन होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का इंपैक्ट भी मनी की वैल्यू पे पड़ता है। कस्टमर की जो सिचुएशन है उसके अगर हैबिट में, इनकम में इनमें कोई चेंज आता है, उसका भी मनी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कहना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है कभी भी सही नहीं है, ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। इसी के साथ आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम गो थ्रू कर लेते हैं कि एक बार हमने अभी तक क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हमने बात की, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने बात की कि वॉन्ट्स क्या होती है। वॉन्ट्स क्या क्या होती है? वॉन्ट्स में हमने ये बोला कि जो डिजायर या विश हमने रखी है वो वॉन्ट्स है। फिर इसकी 3 कैटेगरीज पढ़ी, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। यहां तक ठीक है। उसके बाद हमने यूटिलिटी की बात की कि यूटिलिटी क्या होती है।
यूटिलिटी में हमने ये बोला कि यूटिलिटी होती है जो कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट निकल करके आए, एक था आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और एक आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी किसने दी थी? मार्शल ने। मार्जिनल यूटिलिटी किसने दी? मार्शल ने दी। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो किसने दिया? एलन एंड हिग्स ने। ठीक बात है यहाँ तक। उसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर पढ़ा कि ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इस पे डिस्कस किया। देन आफ्टर हमने ये बोला कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। उसके अजम्पशंस हमने, इसके यूटिलिटी वाले की अजम्पशन हमने देखी यहाँ तक। ठीक है। देन आफ्टर हमने ये बात की कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन होती है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है, कंज्यूमर सरप्लस के एडवांटेजेस, यूजेस उसके, और उसकी मतलब एप्लीकेबिलिटी आ गई और ये उसकी लिमिटेशन आ गई। इसी के हमने मार्जिनल यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी हमने उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, कुछ अजम्पशंस, उसके क्रिटिक्स भी पढ़े। तो कुल मिलाकर के हमने आज के चैप्टर में वांट्स को, यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको पूरे को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है।